दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में कुछ जगहों पर फिर लग सकता है लॉकडाउन। सीएम केजरीवाल ने केंद्र को भेजा है प्रस्ताव। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मार्केट्स को फिर से बंद किया जा सकता है। बीते कुछ दिनों में लगातार बढ़े कोरोना के मामले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज सकते हैं। मंगलवार को सीएम ने कहा कि अगर भीड़ भाड़ कम नहीं हुई तो बाजार बंद करने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। सीएम ने कहा कि दरअसल दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में हम केंद्र सरकार को एक सामान्य प्रस्ताव भेज रहे हैं कि यदि आवश्यक हो तो दिल्ली सरकार उन बाजारों को कुछ दिनों के लिए बंद कर सकती है जहां कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया जा रहा है और वे स्थानीय हॉटस्पॉट बन रहे हैं। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें जिसमें आप नेता ने कहा कि गोवा में सत्ता में आने पर 48 घंटे के भीतर 73% लोगों को मिलेगी मुफ्त में बिजली। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को कहा कि यदि वह गोवा में 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आई तो वह 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त में देगी। आप नेता राघव चड्ढा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस कदम से 73% गोवा वासियों को फायदा होगा और इससे बहुत बड़ी संख्या में उन परिवारों का बिजली बिल आधा हो जाएगा जिनकी बिजली खपत 200-400 यूनिट के बीच है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सत्ता में आने के 48 घंटे के अंदर लिया जाएगा। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें जो कि महाराष्ट्र से है कि बीएमसी का ऐलान, सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बीच मुंबई में बीएमसी ने सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा के आयोजन को बैन कर दिया है। बीएमसी ने कहा है कि समुद्र किनारे, नदियों के किनारे या फिर मुंबई में तालाब के किनारे छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जा सकता। बता दें कि राजधानी दिल्ली में भी छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं दी है। हालांकि 20 नवंबर को दिल्ली सरकार ने सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। देश भर में छठ पूजा का आयोजन 20 नवंबर को किया जाएगा। इसी दिन व्रती लोग डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य देंगे। यूपी बिहार के लोक पर्व छठ का आयोजन देश के विभिन्न हिस्सों में होता रहा है, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकारें इस बार एहतियात बरत रही हैं। दूसरी ओर गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में रहने वाले उत्तर भारतीयों के संगठनों ने मंगलवार को लोगों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत नदियों और जलाशयों के किनारे छठ पूजा नहीं मनाएं। इन संगठनों ने लोगों से कहा है कि वे छठ पूजा अपने घर पर ही मनाएं। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों को तगड़ा झटका, 16 दिसंबर तक निकाल पाएंगे ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए। जी हम बात करें कि केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक को मोरेटोरियम में डालकर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैंक को 16 दिसंबर तक के लिए मोरेटोरियम के तहत रखा गया है। केंद्र ने बैंक के ग्राहकों की निकासी सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। अब 1 महीने तक बैंक ग्राहक हर दिन अधिकतम 25,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। और मैं अगली खबर बता दें, बिहार में हार पर कांग्रेस में रार, गहलोत के बाद खुर्शीद ने कसा सिब्बल पर तंज। जी आपको बता दें कि बिहार चुनाव में कांग्रेस से खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने एक बार फिर मोर्चा खोला है। इस बीच वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए ऐसे पार्टी सदस्यों को शंकालु व्यक्ति करार दिया जो समय समय पर चिंता के दर्द झेलते रहते हैं। फेसबुक पर लिखी अपने पोस्ट में सलमान खुर्शीद ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की लाइनों से शुरुआत करते हुए लिखा, ना थी हाल की जब मैं खबर रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। मुगल बादशाह जफर अपने आलोचकों से अपनी कमियों को नजरअंदाज ना करने की सलाह दे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, अगर मतदाता पार्टी के लिबरल मूल्यों को अहमियत नहीं दे रहे हैं जिनका हम संरक्षण करते हैं, तो हमें सत्ता में आने के लिए शॉर्टकट तलाशने की बजाय लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए।
और मैं अगली खबर बता दें कि केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, 20 नवंबर को होगी छठ पर्व की छुट्टी। जी आपको बता दें कि दिल्ली के सरकार केजरीवाल ने छठ पर्व को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने 20 नवंबर को छठ पर्व की छुट्टी घोषित कर दी है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग रहते हैं। हर साल दिल्ली में छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इसके लिए दिल्ली सरकार यमुना घाटों पर भी विशेष इंतजाम भी करती है। लेकिन इस बार कोरोना के कारण दिल्ली सरकार ने घाटों पर छठ पर्व मनाने पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ये कदम उठाया गया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमनेस लेके जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और मैं अगली खबर में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी को एक और झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने छोड़ी पार्टी, कहा नहीं मिल रहा काम का मौका। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जय सिंह राव गायकवाड़ पाटिल ने मंगलवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। पार्टी ने अपना इस्तीफा महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को मंगलवार सुबह भेजा। औरंगाबाद में रहने वाले गायकवाड़ पाटिल ने फोन पर बताया, मैं पार्टी के लिए काम करने का इच्छुक था, लेकिन पार्टी मुझे कोई मौका नहीं दे रही है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। चंद्रकांत पाटिल को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वह भाजपा की प्रदेश इकाई और साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहे हैं। वरिष्ठ नेता ने कहा कि इससे पहले वह केंद्र एवं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने दावा किया, मैं सांसद या विधायक नहीं बनना चाहता हूं, मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना चाहता हूं और मैं एक दशक से जिम्मेदारी मांग रहा हूं, लेकिन अब तक पार्टी ने मुझे कोई मौका नहीं दिया। गायकवाड़ ने अपना इस्तीफा अपने फेसबुक अकाउंट पर भी शेयर किया है। अब दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें जो कि हज यात्रा 2021 को लेकर आ रही है। जानिए सऊदी सरकार ने क्या क्या किए हैं बदलाव, कहां कितना खर्च करना पड़ेगा। जी आपको बता दें कि कोविड काल के चलते हज यात्रा के नियम कायदों में बड़ा बदलाव किया गया है। कोरोना के कारण सऊदी अरब सरकार ने वहां हज यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। वहीं हज यात्रियों के खर्चे में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे अब हज यात्रा न केवल महंगी हो गई, बल्कि कई तरह के प्रतिबंधों के कारण अब इसमें यात्रियों को बहुत सी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाएंगी। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हज यात्रियों को रहने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होगी। सऊदी सरकार ने वैट की दर 5% से बढ़ाकर 15% कर दी है। वहीं वीजा फीस भी इस साल से लागू कर दी गई है। दूसरी ओर सऊदी में इस बार कोरोना की वजह से बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना अनिवार्य किया गया है। इसके चलते इस बार में बस में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 45 के बजाय 15 यात्री ही सफर करेंगे। इस कारण किराया ज्यादा देना होगा। इस वजह से किराए का खर्च 3 गुना अधिक होगा। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही जो कि मध्य प्रदेश से है कि एमपी में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी शिवराज सरकार। दोषी को हो सकती है 5 साल की सजा। जी हम बात करें कि देश के कुछ अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार इसी विधानसभा सत्र में एक विधेयक लेकर आ रही है। इस विधेयक में आरोपी और ऐसे अपराध में सहयोग करने वाले लोगों के खिलाफ गैर जमानती धाराएं लगेंगी और 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। यदि कोई शादी के लिए धर्मांतरण करता है तो उसे 1 महीने पहले कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार विधानसभा सत्र में मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र 2020 विधेयक लेकर आएगी। लव जिहाद के लिए कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। विधेयक के पास होने के बाद इसे दिल्ली भेजा जाएगा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर।
और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें जो कि उत्तर प्रदेश से है कि यूपी में 23 नवंबर को खुल जाएंगे सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज। योगी सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के विश्वविद्यालय को खोलने का फैसला किया है। यूपी में 23 नवंबर से सभी प्राइवेट एवं सरकारी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों, उच्च शिक्षा निदेशक, प्रयागराज सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को पत्र लिखकर यह आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव द्वारा मंगलवार को जारी किए गए इस आदेश के अनुसार विवि की कक्षाओं में अधिकतम 50% ही स्टूडेंट की उपलब्धि रहेगी। इसके साथ ही विवि और कॉलेज स्टाफ को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश सरकार ने सभी स्टूडेंट्स को फेस कवर, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य उपाय करने का आग्रह किया है। और वह अगली खबर बता दें कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से यूपी में थमी कोरोना की रफ्तार। डब्ल्यूएचओ ने थपथपाए योगी सरकार की पीठ। जी हम बात करें कि कोरोना संक्रमण से बचाव में उत्तर प्रदेश सरकार की रणनीति को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहनीय बताया है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार योगी सरकार ने कोरोना पीड़ितों के संपर्क में आए 93% लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर कोरोना की रफ्तार पर लगाम कसी है। कोविड-19 बचाव के लिए यूपी सरकार ने जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की रणनीति अपनाई है वह दूसरे प्रदेशों के लिए एक उदाहरण बन सकती है, जिसे वो अपने राज्यों में भी अपना सकते हैं। यूपी सरकार ने इसे कसी कोरोना पर लगाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शुरुआत से ही ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बड़ी मुश्किल, पूछताछ में कई नाम आए सामने। जी हां बात करें कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर डील मामले में कांग्रेस के अन्य नेताओं की भी मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी राजीव सक्सेना से पूछताछ के दौरान उसने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे रातुल पुरी, कमलनाथ के बेटे बकुल नाथ, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल और सलमान खुर्शीद का जिक्र किया है। बता दें कि यह पूरा मामला 3000 करोड़ रुपए के वीवीआईपी चॉपर घोटाले का है। फिलहाल मुख्य आरोपी राजीव सक्सेना जमानत पर हैं और उसे जनवरी 2019 में दुबई से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था। भारत लाए जाने पर ईडी के अधिकारियों ने राजीव सक्सेना से पूछताछ की और उसकी 385 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर लिया। फिलहाल ईडी ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और राजीव सक्सेना का सरकारी गवाह के तौर पर अनुमोदन से असहमति जताई है, क्योंकि राजीव सक्सेना तथ्यों को पूरी तरह से सामने नहीं रख रहा है। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते क्या है देश भर में आज मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि कुछ राज्यों में बारिश के आसार, हल्की सुधरी रहेगी दिल्ली की हवा। जी हम बात करें कि देश के कई हिस्सों में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल दी है। उत्तर की ओर स्थित पहाड़ी राज्यों में सोमवार को भारी बर्फबारी हुई है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा। इसके साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, इससे ठंड में वृद्धि हुई है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 17 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और काराकाल में भारी बारिश होने की संभावना जताई थी। वहीं लक्षद्वीप और केरल में गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मंगलवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार बना रहा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।